आर ब्रदर क्लासेज। नमस्कार साथियों, डीआर ब्रदर क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मनोविज्ञान विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मित्रों, भूमिका संभ्रांति किस अवस्था में उत्पन्न होती है। एक बार सभी साथी कमेंट करके मुझे बताएं कि भूमिका जो संभ्रांति है वो किस अवस्था में उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था। साथियों, भूमिका संभ्रांति अर्थात अंग्रेजी में हम कहें रोल कन्फ्यूजन, अभी हमने पढ़ा था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन महोदय का। आप सभी साथियों ने देखा होगा, तो नहीं देखा हो तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो प्रश्न है एरिक एरिक्सन के सिद्धांत से लिया गया है। और मित्रों, बालक में क्या होता है, ये जो भूमिका होता है अपने रोल कन्फ्यूजन को लेकर जो चिंता होती है, जो संभ्रांति होती है, वो किशोरावस्था में होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में। बालक क्या करता है इस अवस्था में, अपनी पहचान को लेकर अपनी पहचान स्थापित कराना चाहता है। यदि उसकी पहचान नहीं हो पाती है तो उसको अपने क्या होती है, भूमिका को लेकर भ्रम हो जाता है, भ्रम की स्थिति में पैदा हो जाता है। ठीक है मित्रों, तो ये है हमारी किशोरावस्था, जो कि एरिक एरिक्सन की किससे संबंधित है, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। आप सभी साथी ध्यान रखेंगे इन 8 अवस्थाओं को, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति या भूमिका भ्रम। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माता पिता एवं पूर्वजों से मिलने वाले गुणों का संचयन कहाँ होता है। जो भी हम माता पिता और पूर्वजों से गुण प्राप्त करते हैं उनका संचयन कहाँ होता है, आरएनए। मित्रों, ये अंग्रेजी के वर्ड ध्यान न रखिए, ये थोड़े उल्टे डाल दिए गए हैं, इनको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। आरएनए और डीएनए दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। मित्रों, किस में होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए में मिलते हैं। मित्रों, जो माता पिता और पूर्वज जो गुण हमें प्राप्त होते हैं वो किसके माध्यम से मिलते हैं, डीएनए के माध्यम से। और डीएनए की फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप सभी साथ ही ध्यान रखें, आरएनए जो होते हैं डीएनए के द्वारा जो संदेश दिए जाते हैं उनको ढोने का कार्य करता है। ठीक है मित्रों, तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीएनए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जब कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण संगत परिणाम देता है तो यह कहा जाता है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करेंगे। ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विश्वसनीयता है। ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में वैधता है। ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण मानकीकृत है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। यहाँ पर बात की जा रही है मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण है वो क्या है, संगत परिणाम दे रहा है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है। तो मतलब इसका मतलब है मित्रों कि आप सभी ने जो परीक्षा दी है उसका जो परिणाम है, आप चाहे किसी अन्य कितने भी शिक्षकों से चेक करवाए, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो संगत बना रहता है, अर्थात समान बना रहता है। तो ऐसी अगर विश्वसनीयता परीक्षा के अंदर है तो वो कही जाएगी विश्वसनीयता है, अर्थात परीक्षण में क्या है, विश्वसनीयता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा मित्रों। जबकि वैधता में क्या होता है, जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है वो टेस्ट अगर उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, जैसे आपका टेस्ट रीट परीक्षा स्तर शिक्षक बनने के लिए, तृतीय श्रेणी अध्यापक बनने के लिए उस स्तर का बनाया जाएगा, आपका उस तरह का मापन कर रहा है जिसका वो चाह रहा है, तो वो क्या है, वैधता है परीक्षण में। ठीक है मित्रों, और आपका जो परीक्षा के परिणाम जो समान रह रहा है अलग अलग जगह से जांच करवाने पर, तो वो क्या है, परीक्षण में विश्वसनीयता। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से किसे अभिप्रेरण का एक तत्व के रूप में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रणोद, ऑप्शन बी आवश्यकता, ऑप्शन सी लक्ष्य प्राप्ति, ऑप्शन डी संवेग प्रबंधन। एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। साथियों, हमने अभिप्रेरणा के 3 महत्वपूर्ण तत्व पढ़े थे, उसमें से कौन सा नहीं है मित्रों, आप सभी को बता दूं, हमने 3 पढ़े थे, आवश्यकता, प्रणोद और लक्ष्य प्राप्ति। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवेग प्रबंधन जो है अभिप्रेरण के एक तत्व के रूप में सम्मिलित नहीं है। मित्रों, प्रणोद को हम क्या कहते हैं, ड्राइव कहते हैं अंग्रेजी में। आपको देखने को मिल सकता है चालक, आप सभी साथी ध्यान रखिए, चालक प्रेरक कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संवेग प्रबंधन।
चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए टाइप एस अनुबंधन, ऑप्शन बी टाइप आर अनुबंधन, ऑप्शन सी टाइप जेड अनुबंधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी साथी कमेंट करके आंसर बताए। साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया था। आप सभी साथी ध्यान रखें। और मित्रों, इसका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखिएगा, कभी कभी सीधा दे दिया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसे कहते हैं मित्रों? हम ऑपरेंट जो कंडीशनिंग होता है अर्थात क्रिया प्रसूत अनुबंधन को कहते हैं। तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उसको हम क्या कहते हैं? टाइप आर अनुबंधन कहते हैं। ठीक है मित्रों, क्योंकि इसमें पहले क्या की जाती है? क्रिया की जाती है, फिर उसके बाद उसको पुनर्बलन दिया जाता है। जबकि टाइप एस अनुबंधन में क्या किया जाता है? पहले उद्दीपक होता है और उस उद्दीपक के कारण व्यक्ति उस उद्दीपक के प्रति क्या करता है? क्रिया करता है। और टाइप एस अनुबंधन जो होता है मित्रों, शास्त्रीय अनुबंधन को कहते हैं। किसको कहते हैं अपन? शास्त्रीय अनुबंधन को, जो कि किसके द्वारा दिया गया था? पावलोव के द्वारा दिया गया था। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको टाइप आर अनुबंधन और टाइप एस अनुबंधन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पावलोव द्वारा कुत्ता पर किया गया प्रयोग में अनुबंधित अनुक्रिया कौन था? पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था मित्रों? कुत्ते पर प्रयोग किया था। उसके प्रयोग में जो अनुबंधित अनुक्रिया थी वो क्या थी? क्या था? ऑप्शन ए लार स्राव, ऑप्शन बी कुत्ते द्वारा इधर उधर सिर घुमाना, ऑप्शन सी कुत्ते द्वारा कान खड़ा करना, इनमें से कोई भी नहीं। और मित्रों, इस अनुबंधित अनुक्रिया के बारे में रीट 2017 में सवाल पूछा गया था। प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर रखा था भाषा में। सेम सवाल था। अनुबंधित अनुक्रिया जो थी किसे कहते हैं मित्रों? जो अनुबंधित अनुक्रिया हुई थी पावलोव की वो था लार स्राव। लार स्राव क्या थी? अनुबंधित अनुक्रिया। मित्रों, क्या था इस सिद्धांत में, क्या बताया था? महत्वपूर्ण रूप से आपको बता देता हूँ। पावलोव जो क्या करते हैं, सबसे पहले कुत्ते को भोजन देते हैं और भोजन देते समय कुत्ता क्या करता है? लार का स्राव करता है। और भोजन के बाद वो क्या करता है? पहले घंटी बजाता है और फिर भोजन देता है। तो भी कुत्ता क्या करता है? उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है, लार का स्राव करता है। लेकिन फिर वो क्या करता है? भोजन को हटा देता है, जो कि स्वाभाविक उद्दीपक था। और घंटी जो है कृत्रिम उद्दीपक था अर्थात अनुबंधित उद्दीपक था। ठीक है मित्रों, भोजन को हटाकर वो क्या करता है? सिर्फ घंटी देता है, घंटी बजाता है। और घंटी के प्रति भी कुत्ता क्या करता है? वैसे ही स्वाभाविक अनुक्रिया करता है जैसे भोजन के प्रति करता था, लार का स्राव करना। तो ये जो घंटी के प्रति जो कुत्ता लार स्राव कर रहा है वो क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया है अर्थात अनुकूलित उत्तेजना भी इसे हम कह सकते हैं, अर्थात कंडीशनिंग रेस्पॉन्स कहते हैं इसे अंग्रेजी में। ठीक है मित्रों, आपसे पूछा जा सकता है भोजन के प्रति लार या घंटी के प्रति लार। तो अनुबंधित जो अनुक्रिया वो किसके प्रति है? घंटे के प्रति। क्या होती है अनुबंधित अनुक्रिया? अस्वाभाविक जो उद्दीपक होता है हमारा उसके प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक जैसे ही अनुक्रिया करना। ठीक है मित्रों, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगर कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखकर क्या करता है? स्कूटर चलाने में आसानी महसूस करता है, तो ये उदाहरण बनता है। ऑप्शन ए धनात्मक अंतरण, ऑप्शन बी ऋणात्मक अंतरण, ऑप्शन सी शून्य अंतरण, ऑप्शन डी द्विपार्श्वीय अंतरण। एक बार सभी साथी कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। मित्रों, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए धनात्मक अंतरण। और धनात्मक जो अंतरण होता है क्या होता है मित्रों? इसमें एक काम को अगर हम सीख लेते हैं तो वो दूसरे काम में सहायता करता है। ठीक है मित्रों, एक अगर कोई कार्य आपने कोई कौशल सीख लिया है, अगर दूसरे काम में वो सहयोग करता है तो धनात्मक अंतरण कहलाता है। ऋणात्मक अंतरण कहलाता है कोई काम आपने सीख लिया, कोई भी कौशल, वो दूसरे कार्य में क्या करता है? बाधा बन जाता है, बाधा उत्पन्न करता है। शून्य अंतरण में पहले द्वारा सीखा गया कार्य न तो बाधा उत्पन्न करता है और न ही क्या करता है? लाभ पहुंचाता है। और द्विपार्श्वीय अंतरण क्या होता है मित्रों? आपका मान लो एक हाथ है, उस हाथ से कार्य करना आप सीख लेते हैं तो उसी कार्य को आप दूसरे हाथ से कर लेते हैं, तो ये होता है हमारा द्विपार्श्वीय अंतरण। और इस द्विपार्श्वीय अंतरण को अपन क्रॉस शिक्षा भी बोलते हैं मित्रों। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप सभी साथी। द्विपार्श्वीय अंतरण क्या बोलते हैं? क्रॉस शिक्षा बोलते हैं। तो यहाँ पर बालक क्या कर रहा है? कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा है और साइकिल चलाना क्या कर रहा है? उसको स्कूटर चलाने में आसानी महसूस करता है, मदद कर रहा है, तो वो क्या है? धनात्मक अंतरण है। ठीक है मित्रों, तो हमारा जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सृजनात्मक चिंतन के किस अवस्था में व्यक्ति समस्या के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़कर विश्राम करने लगता है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए उद्भवन की अवस्था में, ऑप्शन बी सत्यापन की अवस्था में, ऑप्शन सी प्रबोधन की अवस्था में, ऑप्शन डी तैयारी की अवस्था में।
यहाँ पर क्या कह रहा है, समस्या है, कोई सृजनात्मक चिंतन कर रहा है व्यक्ति, उसमें से समस्या के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है और विश्राम करने लग जाता है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उद्भवन की अवस्था में। आप सभी जानते हैं चिंतन का प्रारंभ कब होता है, जब बालक के सामने कोई समस्या आती है। बालक का आपको मैं क्रम बता देता हूँ मित्रों। सबसे पहले बालक समस्या आएगी, चिंतन करेगा, तो किसकी अवस्था में आएगा, चिंतन करने की तैयारी की अवस्था में आएगा। जब बालक उस चिंतन करेगा और उसको कोई समाधान हाथ नहीं लगेगा तो वह क्या करेगा, उसको छोड़कर क्या कर देगा, आराम करने लग जाएगा, जो कि कौन सी अवस्था होती है, उद्भवन की अवस्था होती है। पहली स्टेज तो हो गई हमारी, ठीक है मित्रों, तैयारी की अवस्था चिंतन को लेकर, सृजनात्मक चिंतन की। और दूसरी जो अवस्था है हमारी उद्भवन की अवस्था, जिसमें बालक को कोई परिणाम नहीं आता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, उसका समस्या का समाधान नहीं निकलता है, तो वो क्या करता है, उसको समस्या को छोड़कर आराम करने लग जाता है। लेकिन फिर उसको क्या होता है, अचानक से सूझ उत्पन्न होती है, अचानक से उसका उत्तर पता होता है। तो जो तीसरी अवस्था हमारी प्रबोधन की अवस्था, उसको अकस्मात क्या होता है, उस समस्या का समाधान मिल जाता है। और उस समस्या का समाधान मिलने के बाद वो क्या करेगा, सत्यापन करेगा, उसकी पुष्टि करेगा, उसकी जांच करेगा कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है या तुक्का ही लगा है। उसकी प्रमाणिकता करता है, वो प्रमाणिकता की पुष्टि करता है। ठीक है मित्रों, तो कर्म है हमारा, देख लीजिएगा इस तरह से क्रम बन रहा है हमारा इस चिंतन की अवस्था का। पहला है तैयारी की अवस्था, दूसरी उद्भवन की अवस्था, तीसरी प्रबोधन की अवस्था और चौथी है सत्यापन की अवस्था। आप सभी साथ इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। हमारा राइट आंसर है उद्भवन की अवस्था में वो क्या करता है, चिंतन छोड़ देता है और आराम करने लग जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि की किनकी सिद्धांत को एक कारक सिद्धांत कहा गया है। ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी थ्रस्टन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए, जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं। साथियों, एक कारक जो सिद्धांत बताया था बुद्धि का, वो अल्फ्रेड बिने का सिद्धांत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्रों, अल्फ्रेड बिने का। और स्पीयरमैन ने जो बताया था द्विकारक या त्रिकारक। ठीक है मित्रों, आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि लब्धि की संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए बिने, ऑप्शन बी विलियम स्टर्न, ऑप्शन सी जेपी दास, ऑप्शन डी स्पीयरमैन। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है वो सबसे प्रथम किसने प्रतिपादन किया था, विलियम स्टर्न ने किया था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इनका सूत्र क्या है, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है मित्रों, ये था बुद्धि लब्धि का सूत्र। आप सभी साथी ध्यान रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। ऑप्शन ए अधिगम विकास का निरीक्षण करना, ऑप्शन बी उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में जानना, ऑप्शन सी अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना, पाठ के शुरू में छात्रों की क्षमता को जांचना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है मित्रों परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप सभी साथियों को बता देता हूँ, पाठ के शुरू में हम छात्रों की क्षमता को जांचते हैं। किससे जांचते हैं, प्रश्न पूछते हैं। और वो प्रश्न पूछना क्या कहलाता है, कौन से प्रश्न कहलाते हैं, वो प्रस्तावना। आप सभी साथियों ने जब बीएसटीसी या बीएड किया होगा तब आपने लेसन बनाए होंगे, तो उसमें आपने प्रस्तावना प्रश्न बनाए होंगे ना मित्रों। तो वो पाठ के शुरू में पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिगम कठिनाइयों का हम किस में पता लगाते हैं, अधिगम कठिनाइयों का पता लगाते हैं हम निदानात्मक मूल्यांकन में। किस में लगाते हैं मित्रों, निदानात्मक में। आप सभी साथी ध्यान रखें। और उद्देश्यों की प्राप्ति जो करते हैं हम, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, उद्देश्यों की प्राप्ति के बारे में हमें पता लगता है समेटिव एवेल्युएशन में, योगात्मक मूल्यांकन में। और अधिगम विकास का जो निरीक्षण करना है कि बालक ने क्या सीखा है, किस तरह से सीख रहा है, इस तरह का जब हम निरीक्षण करते हैं तो किस में आता है, फॉर्मेटिव मूल्यांकन अर्थात रचनात्मक मूल्यांकन में। रचनात्मक मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं मित्रों, निर्माणात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आप सभी साथी इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डैश में लिंग वृत्ति एवं आक्रामक वृत्ति सहित सभी अंतर्निहित घटक शामिल होते हैं। ऑप्शन ए इदम, ऑप्शन बी अहम, ऑप्शन सी परा अहम, ऑप्शन डी व्यक्तित्व। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, सिगमंड फ्रॉइड के सिद्धांत से ये प्रश्न है, मनोविश्लेषण सिद्धांत से। उन्होंने व्यक्तित्व के 3 स्तर बताए थे, इदम, अहम और परा अहम। आप सभी साथी जानते हैं यहाँ पर पूछा है लिंग वृत्ति और आक्रामक वृत्ति
कि जो अंतर्निहित घटक शामिल होते हैं वो इदम में शामिल होते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मित्रों, इदम क्या ये लिंग वृत्ति होती है वो किससे संबंधित है? वो इरोस से संबंधित है, अर्थात जीवन वृत्ति जिसे हम कहते हैं। और आक्रामक जो वृत्ति है वो थेनाटोस से संबंधित है, अर्थात मृत्यु प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है मित्रों, ये दो प्रवृत्तियां बताई गई है यहाँ पर। इदम जो होता है, इदम क्या होता है मित्रों? सुख से संबंधित है, सुखवादी सिद्धांत को मानता है, ये किसी भी हालत में अपने सुख की पूर्ति चाहता है। अहम जो होता है वो वास्तविकता में जीता है, वास्तविकता को मानता है। और जो परा अहम है वो आदर्शवादी होता है, नैतिक होता है। ठीक है मित्रों, नैतिकता के आधार पर व्यवहार करता है। तो ये थे हमारे व्यक्तित्व के 3 स्तर। आप सभी साथी ध्यान रखिए, जब हम मनोविश्लेषण का सिद्धांत पढ़ेंगे व्यक्तित्व का, तब इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। बस आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहे और इस चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी हमसे जुड़कर हमारी इन निःशुल्क कक्षाओं का फ़ायदा उठा सके। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक प्रभावी शिक्षण पद्धति सहायक होती है। एक प्रभावी जो शिक्षण पद्धति है वो किसमें सहायक होती है? अतीत के अधिगम के साथ वर्तमान अधिगम को जोड़ने हेतु, एक क्षेत्र में दूसरे के साथ सहसंबंधी शिक्षा, ए और बी दोनों कक्षा में सिखाई गई वस्तु को रटने हेतु। मित्रों यहाँ पर मिसटाइपिंग हुई है, आप सभी साथी ध्यान रखें, रटने हेतु है। ठीक है साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में हमारी जो प्रभावी शिक्षण पद्धति है वो सहायक करती है। हमारा जो हमने जो कुछ भी पिछला ज्ञान सीखा है उसको वर्तमान में जोड़ने के लिए, और एक क्षेत्र का जो ज्ञान है दूसरे क्षेत्र के साथ सहसंबंध अर्थात संबंधित रूप से इंटीग्रेशन तरीके से जोड़ने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या असफलता का सामना करने और उससे बचने का एक उपाय है? ऑप्शन ए कौशल विकास, ऑप्शन बी विभिन्न परीक्षण, ऑप्शन सी सख्त परवरिश, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, यदि हम असफलता का सामना कर रहे हैं और उससे बचने का जो उपाय है वो है कौशल विकास। अगर हमारे अंदर उस तरह के कौशलों का विकास हो जाएगा तो हम असफलता का सामना कर पाएंगे, उस सफलता का क्या निकाल पाएंगे? समाधान निकाल पाएंगे, उससे आसानी से बच पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कौशल विकास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली बच्चे में किस प्रकार के व्यक्तित्व लक्षण देखने को मिलते हैं? एक प्रतिभाशाली बच्चा है, उसके व्यक्तित्व में किस प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे? उत्प्रेरक और प्रेरक तर्क, तार्किक पृथक्करण और महत्वपूर्ण सोच को हल करना, पहेली और जटिल गणना को हल करने की क्षमता में कुशलता, उपरोक्त सभी। साथियों, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसमें इस प्रकार के सभी गुण देखने को मिल सकते हैं। वो प्रेरक उत्प्रेरक तर्क का काम मिलेगा, तार्किक पृथक्करण और महत्वपूर्ण सोच को हल करेगा, पहेली और जटिल जो गणना है उसकी हल करने की क्षमता में कुशलता भी होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है मित्रों, साथियों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों को हमारे प्रश्न कैसे लगे? अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और सीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा।